हेलो दोस्तों, यूपीपीएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम महमूद गजनबी तथा मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ चर्चित आक्रमणों से लेकर के हम जो प्रमुख आक्रमण हुए हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। महमूद गजनबी से भी प्राय क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोहम्मद गौरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस की तो के लिए इम्पॉर्टेंट दोनों टॉपिक हैं। मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मोहम्मद गौरी। दोस्तों, यूपीपीएससी क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। यहाँ पे आपको ऑल एग्जामिनेशन से रिलेटिव वीडियो मिलते रहेंगे, तो इसीलिए आज हम देखते रहते हैं कि महमूद गजनबी के द्वारा जो प्रथम आक्रमण किया गया था, आक्रमण देख लेते हैं, 16वां आक्रमण देख लेते हैं, 17वां आक्रमण देख लेते हैं। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेंस की दृष्टि से भी है और ऑल एग्जामिनेशन जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे भी हुआ, एक एक क्वेश्चन मिल ही जाते हैं टॉपिक से। रेलवे में तो हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो इसमें खासकर 17वां आक्रमण और 16वां आक्रमण पूछा गया है। तो देख लेते हैं आज का प्रथम आक्रमण। पंजाब के क्षेत्र में शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध किया गया था प्रथम आक्रमण। और जो 16वां आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। और जो 17वां आक्रमण किया गया था जाटों के विरुद्ध किया गया था। उस समय गजनबी जाटों से परेशान हो गया था 1027 ईस्वी में, इन्होंने जाटों पर आक्रमण किया था। 17वां चर्चित आक्रमण है। देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट लेक्चर को, हाइलाइटर ले लेता हूँ। महमूद गजनबी ने 1000 ईस्वी में खैबर दर्रे से पूछा गया है। खैबर दर्रे से पंजाब के शाही वंश के राजा जयपाल को पराजित किया था। इसमें भारत में घुस आया था और शाही वंश के राजा जयपाल को पराजित कर दिया था और यहाँ से धन लूट कर लेकर गया था। इस अपमान से दुखी होकर जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद में उसका पुत्र आनंदपाल ने मोहम्मद गजनबी के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी, किंतु वह पराजित हो गया। मोहम्मद गजनबी को 3 बार इसने पराजित करने की कोशिश की आनंदपाल ने, लेकिन यह खुद ही युद्ध में टिक नहीं पा रहा था, बार बार पराजित हो जा रहा था। देख लेते हैं जो 16वां आक्रमण किया गया था, इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं। महमूद गजनबी का भारत पर सबसे प्रसिद्ध एवं चर्चित आक्रमण जो सोमनाथ मंदिर पर किया गया था, यह गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में समुद्र तट पर स्थित है, भव्य शिव मंदिर है। तथा 1024 में गजनबी ने पहली बार आक्रमण किया था तो यह असफल हो गया था। फिर 1025 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया तो यहाँ के हिंदू जो पुजारी थे, इनका सेवंत राय नाम था, एक का तिलक, दोनों लोगों के सहयोग से ही किया गया था। मंदिर को तहस नहस कर दिया था उस समय 1025 ईस्वी में। यहाँ मंदिर से 6.5 टन सोना लेकर और शिवलिंग लेकर गजनी चला गया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात के चालुक्य वंश के राजा सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम का शासनकाल था। मोहम्मद गजनबी का विरोध नहीं किया, ये लोग इतने सबल नहीं थे कि उस समय विरोध कर सकें, लेकिन इन्होंने जब गजनबी ने भारत से धन लूट कर लेके जाने लगा, उसके बाद में इन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य भी करवाया था। मेंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, यूपीपीएससी में भी मेंस की दृष्टि से क्वेश्चन आ जाते हैं और आईएएस में भी मेंस के लिए पूछे जा चुके हैं, जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वाला जो 1027 ईस्वी में आक्रमण किया गया था वो भी देख लेते हैं। जब सोमनाथ मंदिर को लूटकर जब वापस जा रहा था तभी पंजाब में जाटों ने उसे परेशान किया था, इसीलिए 1027 ईस्वी में अंतिम बार जाटों को पराजित करने के लिए महमूद गजनबी भारत आया था। और 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई थी। गजनी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई थी, जो इम्पोर्टेंट है, एक बार वनडे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो देख लेते हैं, अगला पॉइंट है हमारा है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी से प्राय इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछ ही लिए जाते हैं, तो देख लेते हैं हम। मोहम्मद गौरी मूल रूप से अफ़गानिस्तान के गौर प्रांत का रहने वाला था। ये इम्पॉर्टेंट अगर जो देखा जाए यूपीपीएससी वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और रेलवे का हाल में ही पेपर होने वाला है, इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूरी बायोग्राफी उसकी दी गई है मोहम्मद गौरी की, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर कहीं नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी की युद्धों से ही काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं हम उसके प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए हैं। मुल्तान पर 1075 ईस्वी में लड़ा गया था, ये प्रथम आक्रमण किया गया था। उसके बाद में गुजरात पर आक्रमण किया गया था 1178 ईस्वी में।
फिर तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में, फिर तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 में, और चंदावर का लड़ा गया था 1194 में। वनडे एग्जामिनेशन में ये चारों युद्ध पूछे गए हैं। ये मुल्तान पर आक्रमण नहीं पूछा गया है। यूपीपीएससी डिपार्टमेंट में ऑल पॉइंट से क्वेश्चन उठे हैं, तो देख लेते हैं एक एक करके, हम इसको डिफाइन कर लेते हैं और प्रश्नों की श्रृंखला भी जान लेते हैं। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं हम, मुल्तान पर आक्रमण इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, हाईलाइट कर देता हूँ। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत पर 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करके करमार्थी वंश के शासक दाऊद को पराजित करके मुल्तान पर अधिकार कर लिया। अपनी परिस्थितियों को मुल्तान में मजबूत करने के पश्चात वापस चला गया था। ये मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर किया गया यह पहला आक्रमण था। 1075 ईस्वी में, मुल्तान पर आक्रमण 1175 ईस्वी में किया गया था। लिखने में कहीं टाइपिंग में गलत हो गया है। अगले पॉइंट को बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था। उस समय गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय अथवा भीमराज सेकेंड थे, किंतु युद्ध में मूलराज सेकेंड की विधवा माता नायिका देवी के नेतृत्व में लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी और वापस वह गजनी चला गया था। मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय थी अथवा भारतीय महिला से पराजित होने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। उस समय साउथ इंडियन में ये जो युद्ध लड़ा गया था, इस समय नायिका देवी के नेतृत्व में लड़ा गया था और पहली बार वो महिला से, किसी भारतीय महिला से पराजित होकर गजनी चला गया था। बहुत निराशाजनक स्थिति आ गई थी उस समय। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। गुजरात आक्रमण के पश्चात मोहम्मद गौरी जब पंजाब की ओर उन्मुख हुआ, मतलब उधर ही जा रहा था, तो 1186 ईस्वी में लाहौर के सूबेदार मलिक खुसरो ने अपने अधीन करके पंजाब पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात भारत में उसने प्रवेश किया था। तो देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी से। इसमें पक्ष थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें परिणाम क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। यह युद्ध के इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं, हमने लिख लिए हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। यह युद्ध हरियाणा राज्य के भटिंडा किले के समीप तराइन नामक ग्राम में हुआ था, ग्राम के पास हुआ था। मतलब इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी और ये पराजय के पश्चात ही ये गजनी वापस चला गया था और यह 1 वर्ष बाद पुनः वापस आया था। इसकी तैयारियां विफल हो गई थी। इसके बाद में यह पुनः सुदृढ़ तरीके से व्यवस्था करके उसके बाद में तराइन के द्वितीय युद्ध लड़ने के लिए 1192 ईस्वी में आया। यह भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में वनडे ऑल एग्जामिनेशन पीसीएस में भी पूछे जा चुके हैं। तो 1192 में यह युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें क्या हुआ था? सेम टू सेम स्थिति पहले वाले युद्ध की अपेक्षा पलट गई थी। इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। तो यह तराइन का द्वितीय युद्ध सदैव के लिए मुसलमानों हेतु दिल्ली का दरवाज़ा खोल दिया गया था। इसके बाद में यह हो गया था कि अब भारत पर लगातार आक्रमण, इसके बाद में दिल्ली सल्तनत स्थापित हो गया था। इसी के बाद में ही गुलामों का ही शासन हो गया था। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नगर में मोहम्मद गौरी ने सैन्य मुख्यालय स्थापित करके इसका मुख्य सचिव कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करके वापस गजनी चला गया था और 2 वर्ष बाद पुनः लौटकर भारत आया था। इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न, अगले टॉपिक को हम देख लेते हैं। ये भी चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, ये भी पूछा गया है और ये प्रश्न यूपीपीएससी से लेकर के यूपी SSSC ऑल वनडे एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है। इसमें क्या हुआ था? 2 पक्ष थे, राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें क्या किया था? मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को हरा दिया था उस समय और राजा जयचंद भी 1194 ईस्वी में टक्कर लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन ये युद्ध में पराजित हुए थे। तो यह देख लेते हैं। यह युद्ध पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कन्नौज एवं इटावा के क्षेत्र में चंदावर नामक स्थान पर हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में यह लड़ा गया था और इस युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी का अधिकार वाराणसी के क्षेत्रों तक हो गया था। वह मोहम्मद गौरी ने भी भारतीय भूभाग को प्रतिनिधि शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करके वापस गजनी चला गया था। अंतिम बार
मोहम्मद गौरी ने 1205 ईस्वी में भारत आया था और मार्ग में खूंखारों यानी जो मनुष्य की एक प्रजाति होती है उसके द्वारा घेर लिया गया था। खूंखारों का भी आक्रमण हुआ था। इसके बाद में देख लेते हैं, उसी से ही रिलेटिव लिखा गया है, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप चाहे नोट कर सकते हैं या इंटरेस्टिंग टॉपिक मान के इसको पढ़ सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के साथ जाकर खूंखारों को पराजित करके मोहम्मद गौरी को दिल्ली ले आए थे और उसके बाद में मोहम्मद गौरी इल्तुतमिश की बहादुरी से इतना प्रभावित हो गया था कि ऐबक को तुरंत आदेश दे दिया कि इल्तुतमिश को दास प्रथा से मुक्त कर दो। और इस प्रकार 1205 ईस्वी में ऐबक ने इल्तुतमिश को दास प्रथा से मुक्त कर दिया था। और उसके बाद में भारतीय परिस्थितियों को मजबूत करने के पश्चात लाहौर से गजनी वापस जा रहा था। उसी समय पंजाब में सिंधु नदी के तट पर दैमक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी को शाम के समय नमाज अदा करते समय खूंखारों, ये जो प्रजातियां होती हैं खूंखारों, पहले ये प्रजातियां बहुत तरीके से जब भी आक्रमण होते थे तो ये प्रजातियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थीं। इसी वजह से ये अपने ये के हिसाब से ना अपनी संस्कृति में ना किसी को ढालना चाहती थीं और ना ही किसी के लिए संस्कृति में ढलने के तैयार थीं। यह स्वतंत्र रूप से हमेशा शासन करने के लिए प्रत्यक्षदर्शी थीं और ये इसी वजह से ये रास्ते में जब भी आया करते थे किसी पे तो ये लगातार आक्रमण होता रहता था। तो मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी और मोहम्मद गौरी को उस समय ये घायल हो गया था मोहम्मद गौरी, तो गजनी ले जाया गया और गजनी पे ही वहाँ पे इसको दफना दिया गया था। ये टॉपिक कंप्लीट हो गई है दोस्तों। ये चैनल आपको ये आज के टॉपिक की भी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताते रहिए और इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।